Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Furqan, your biology teacher, and today here we will discuss about biological methods. Dear students, अगर हम बात करते हैं biological methods की, तो सबसे अहम चीज़ आपको मालूम हो कि चूँकि biology is the branch of science and we know that the science is a systemized knowledge. साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म होता है, साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो ये एक ऐसा इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल होता है। तो लिहाजा याद रखें, साइंस में किसी भी मसले को हल करने के लिए बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। चूँकि हम यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं इसे बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड की हम डेफिनेशन करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड इज़ द मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम याद रखें एक ऐसी प्रॉब्लम है विच इज़ काज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जानदार की वजह से हो सकती है। जब एक जानदार किसी दूसरे जानदार के लिए कोई प्रॉब्लम काज करेगा, क्रिएट करेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। या फिर कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा क्वेश्चन जो एक शख्स किसी बायोलॉजिस्ट से पूछे, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसीडर कर सकते हैं। मसलन आपको बताया कि मलेरिया, देखिए अगर मलेरिया की बीमारी देखें तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम काज करने वाला ऑर्गेनिज्म है और मच्छर इस प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करता है। तो मच्छर भी हमारे पास एक वेक्टर हम लेते हैं कि ये इस प्लाज्मोडियम को मुंतकिल कर सकता है किसी भी जानदार के जिस्म में और उसमें प्लाज्मोडियम दाखिल होकर उसे बीमार कर सकता है मलेरिया से। तो ये अब हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम इस तरीक़ेकार को बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। याद रखें, बायोलॉजिकल मेथड की जो इब्तदा है वो ऑब्जर्वेशन से होती है। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात होते हैं। We use our five senses to make observations. Observations के लिए हम अपने हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हैं। खमसा मीन पाँच, खामस से ये लफ्ज़ निकला है। खामस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पाँच। तो हमारे हवासे खमसा, फाइव सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हेयरिंग, यानी कि छूने, देखने, चखने और सुनने और सूंघने की हमारे पास हिस्स होती है। ये फाइव हमारी जो सेंसेस हैं, इन सेंसेस की मदद से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदात करते हैं। और हमारे पास याद रखें, जब हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशंस हम एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस याद रखें स्टूडेंट्स, या तो क्वालिटेटिव होंगी या क्वांटिटेटिव होंगी, यानी कि माहियती और मिकदारी मुशाहिदात। हम यहां पर एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं कि द वेरिएबल्स ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर अनमेजरेबल। इनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो नाकाबिले पैमाइश होते हैं।
अनमेजरेबल होते हैं, जबकि वेरिएबल्स ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल। इनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं। अब देखिए, मसलन मैं आपको कहता हूं द लेंथ ऑफ लीफ इज 5 सेंटीमीटर। याद रखें, अगर मैं आपको कहता हूं द लेंथ ऑफ लीफ इज 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास एक मेजरेबल फिगर मौजूद है 5 सेंटीमीटर का। और अगर मैं कहता हूं द कलर ऑफ लीफ इज डार्कर एज कंपेयर टू अदर लीव्स, यानी कि इस एक पत्ते का जो रंग है वो दूसरे पत्तों से ज्यादा गहरा है। अब इस आप वेरिएबल को मेजर नहीं कर सकते, इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ये अनमेजरेबल है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि द कलर ऑफ द लीफ इज डार्कर देन अदर लीव्स, ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। या फिर अगर मैं कहता हूं कि आज का टेम्परेचर कल के टेम्परेचर से ज्यादा है, मैंने एक कोई फिगर यहां पर नहीं दिया, मैंने कहा कि आज का टेम्परेचर कल के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आज का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और कल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होगी क्या होगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि इसके वेरिएबल मेजरेबल हैं, इसके वेरिएबल्स अनमेजरेबल हैं। तो हमारे पास ये दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज मोर एक्यूरेट, तो इनमें से कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है ज्यादा एक्यूरेट है? तो याद रखें, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं दे आर मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा दुरुस्त होती हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स मेजरेबल होते हैं। और हमारे पास याद रखें, बायोलॉजिकल मेथड्स में जो अगला स्टेप आता है वो अगला स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो काबिले तस्दीक वजाहत होती है, टेंटेटिव, ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको चेक किया जा सके, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दरअसल हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं, मफरूजा कहते हैं। और देयर आर टू मेन वेज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के दो अहम तरीके होते हैं, वन इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड अदर इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो हमारे पास दो अहम तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है और एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है। और अगर हम बात करें डिडक्टिव रीजनिंग की, तो हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है। एक आम बात को लिया जाता है और उस एक आम बात को एक खास बात पर जाकर खत्म कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग देन स्पैरो इज ए बर्ड, स्पैरो मस्ट हैव विंग्स। तो मैंने एक आम जनरलाइज बात की कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, तो चिड़िया भी एक परिंदा है, तो चिड़िया के भी पर होने चाहिए। तमाम परिंदों से बात शुरू की और ख़त्म की एक ख़ास स्पैरो के ऊपर, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और अगर हम मूव्स करें फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल,
यानी कि खास से आम की तरफ जाए। मैं कहता हूं चिड़िया एक परिंदा है और चिड़िया के पर होते हैं, तो तमाम परिंदों के पर होने चाहिए। तो चिड़िया से बात शुरू की और उसको जनरलाइज कर दिया तमाम परिंदों के ऊपर कि अगर चिड़िया के पर होते हैं तो सबके पर होने चाहिए। तो स्पेसिफिक से जनरल मूव करेंगे तो इंडक्टिव रीजनिंग। बट देयर आर सम अदर वेज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एनलिस्ट सम अदर वेज फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हमारे पास अदर वेज की जब हम बात करते हैं तो इमेजिनेशन, हमारे जहन में या साइंटिस्ट के जहन में कोई भी ख्याल, कोई भी तस्वुर होता है, वो उसे एज ए हाइपोथेसिस ले सकता है। या हम बात करते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंसेस की, जाती पसंद या नापसंद की। कोई चीज बायोलॉजिस्ट को पसंद है तो वो उसे एज ए हाइपोथेसिस ले सकता है, या अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं है तो वो उसको रद्द कर सकता है, वो उसको एज ए हाइपोथेसिस नहीं लेगा। या फिर हमारे पास रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी मजहबी ख्याल हो सकता है, कोई फलसफियाना बात हो सकती है, तो इनको एज ए हाइपोथेसिस लिया जाता है। या फिर हमारे पास एनालॉगी यानी कि कंपैरिजन किया जाता है, दो चीजों का मवाजना किया जाएगा। अब मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं, तो अगर मैं इनका मवाजना करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, तो इसको एनालॉगी कहा जाएगा। और इस कंपैरिजन की बेस पर कोई भी हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। तो ये अदर वेज होते हैं फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमारे पास याद रखें जो अगला स्टेप होता है वो बायोलॉजिकल मेथड्स में एक्सपेरिमेंट का आता है। एक्सपेरिमेंट्स किसी भी हाइपोथेसिस को या तो प्रूव करेंगे या उसको डिसप्रूव कर देंगे। यानी कि किसी भी हमारे पास हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानने के लिए या उस हाइपोथेसिस को रद्द करने के लिए तजर्बात किए जाते हैं। तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स याद रखें बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम पॉइंट होते हैं। ये वो लम्हा होता है जो या तो किसी हाइपोथेसिस को दुरुस्त करार दे देगा या किसी हाइपोथेसिस को रद्द कर देगा। तो एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए होते हैं। और याद रखें, और अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किसी भी हाइपोथेसिस को गलत करार नहीं दे सकते तो ऐसा हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। याद रखें, थ्योरी एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट करे। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स का एक सिलसिला होता है, एक तजर्बा नहीं किया जाता, बेशुमार तजर्बात होते हैं। तो याद रखें, अगर बार बार के तजर्बात किसी भी हाइपोथेसिस को गलत करार नहीं दे सकते तो ऐसा हाइपोथेसिस थ्योरी कहलाएगा। और ये हमारे पास एक अहम पॉइंट होता है। बायोलॉजी में हम यहां पर डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ मास फ्लो को। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, लास्ट चैप्टर में, थ्योरी ऑफ मास फ्लो। जिस जमाने में हम पढ़ते थे उस वक्त ये हाइपोथेसिस था। अब हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये ला बन जाए, तो अब इसको थ्योरी ऑफ मास फ्लो कहा जाता है। यानी कि अब इसको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, इसको साबित किया जा चुका है एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। और याद रखें, हमारे पास सबसे अहम चीज होती है गुड थ्योरी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड थ्योरी? गुड थ्योरी हैव एक्सप्लेनेटरी पावर। याद रखें, एक अच्छी थ्योरी के पास एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। और हमारे पास याद रखें, एक गुड थ्योरी, एक अच्छी थ्योरी सजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस। एक अच्छी थ्योरी से नए हाइपोथेसिस सजेस्ट होते हैं। अब देखिए, हमारे पास हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम काज मलेरिया। अब ये एक हाइपोथेसिस था। जब इसको एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया तो ये एक थ्योरी बन गई।
प्लाज्मोडियम काज मलेरिया। अब हमारे पास इससे एक और हाइपोथेसिस बना कि हाउ दिस प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट इन ह्यूमन बॉडी, हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट इन ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारे पास एक नया हाइपोथेसिस बन गया उस पहले वाले हाइपोथेसिस और थ्योरी से। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि एक अच्छी थ्योरी, गुड थ्योरी, वो थ्योरी होती है जो सजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस, जिससे नए हाइपोथेसिस अखज किए जा सकें, वो एक गुड थ्योरी होती है और ये एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है। और याद रखें, जो हमारे पास थ्योरी सजेस्ट करती है नए हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव मीन बार आवर। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी? द थ्योरी विच सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, ऐसी थ्योरी जो नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करे, जिससे नए हाइपोथेसिस अखज हो सके, ऐसी थ्योरी को प्रोडक्टिव थ्योरी कहा जाता है। और याद रखें, साइंटिस्ट टेक ए थ्योरी एज ए चैलेंज। साइंसदान इस थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेते हैं और इसके ऊपर बार बार तजर्बात करते हैं ताकि हमारे पास ये जो थ्योरी है ये गलत साबित हो सके। बात किसी भी थ्योरी को रद्द नहीं करते तो ऐसी थ्योरी लॉ बन जाती है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी। लॉ इररिफ्यूटेबल थ्योरी, नाकाबिले तरदीद थ्योरी को लॉ कहते हैं। ये इररिफ्यूटेबल होती है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। ये एक हमारे पास रियलिटी ऑफ नेचर बन जाती है। याद रखिए, जो कानून होता है वो फितरत की हकीकत बन जाती है और फितरत की हकीकत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, फितरत की हकीकत को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। तो लॉ एक हमारे पास नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है और ये एक रियलिटी बन जाती है नेचर की, फितरत की हकीकत बन जाती है। बायोलॉजी में चंद एक लॉ हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास हार्डी वेनबर्ग लॉ है और हमारे पास मेंडल्स के लॉ हैं, इनको हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड्स का, जिसकी इब्तिदा ऑब्जर्वेशन से होती है और इसका इख्तिताम यहाँ पर लॉ या कानून पर होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।